हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे IAS 36। जी हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में आज डिस्कशन होने वाली है। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूज में भी इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो आज इंपेयरमेंट के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा वीडियो बने, 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं इसके ऊपर। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कर देना और शेयर जरूर कर देना बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। सर, इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब तो असेट्स की वैल्यू में कमी होना होता है ना, वैल्यू कम करके दिखाना, असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करके दिखाना। जी हाँ डियर, इंपेयरमेंट का मतलब भी असेट्स की वैल्यू को कम करके दिखाना ही होता है। तो सर, इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है? गुड पॉइंट, काफी समझदार हैं आप। तो पहले इंपेयरमेंट से पहले मैं आपसे डेप्रिसिएशन की बात करूंगा, फिर मैं आपसे इंपेयरमेंट के बारे में बात करूंगा और फिर देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है। डेप्रिसिएशन के बाद इंपेयरमेंट की बातें करेंगे और इंपेयरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या होता है। उसके बाद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्या होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होते हैं। तो सारा का सारा इंपेयरमेंट हम इन सीरीज में डिस्कस करेंगे। शायद 2 या 3 वीडियोस बने इसके ऊपर, तो प्लीज आप इस सीरीज को जरूर देखना, इंपेयरमेंट वाली। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करता हूं डेप्रिसिएशन की। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आना है, इंपेयरमेंट का मतलब भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आना है। तो दोनों में फर्क है, आइए फर्क को जानते हैं। पहले डेप्रिसिएशन डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप असेट्स को यूज करते जा रहे हैं, असेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे असेट्स को यूज करते जा रहे हैं, असेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन। मैं यहां पे लिखता जाता हूं डेफिनेशन और आपके साथ इसको आराम से डिस्कस करूंगा। सिस्टमैटिक एलोकेशन, किस चीज की सिस्टमैटिक एलोकेशन? ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिसिएबल अमाउंट। किसका डेप्रिशिएबल अमाउंट? एक असेट्स के डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में बात हो रही है। ओवर यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ। सर, ये क्या लिख दिया? हमने तो पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन होता है, जो घिसावट होती है वो डेप्रिसिएशन होता है। टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण, वियर एंड टियर के कारण, असेट्स को जंग लगने के कारण डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, गलत नहीं पढ़ा। बट इसको IFRS में इस तरह से डिफाइन किया है और मैं आपको इसको अभी प्रूव करके दिखाता हूं कि डेप्रिसिएशन हम निकालते कैसे हैं। और ये इस डेफिनेशन को भी एक बार हम ध्यान से डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड यूज किया गया है सिस्टमैटिक एलोकेशन। जो डेप्रिसिएशन है एक तरह का खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। उसको आपको सिस्टमैटिक एलोकेट करना है। किसको एलोकेट करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट्स को। यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट्स को आपको सिस्टमैटिक एलोकेट करना है। और कहां, किस तरह से एलोकेट करना है? ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ। ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ। सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभी समझाता हूं, चिंता क्यों करते हो आप। देखिए, आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जरा, मान लीजिए आपने एक असेट खरीदा $100K का, $1,00,000 का आपने कोई असेट खरीदा और वो बहुत बड़ी मशीन खरीदी आपने। इनफैक्ट ये मशीन आपने खरीदी $1,00,000 की, काफी बड़ी मशीन थी जिससे आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं। और आपको लगता है कि जब ये इसकी कॉस्ट है और आपको ये लगता है कि जब ये मशीन की जो ये लाइफ है, मशीन 10 साल तक चल जाएगी। मशीन की जो यूजफुल लाइफ आपको लगती है वो कितनी लगती है? 10 ईयर्स, 10 साल ये मशीन चलेगी।
और आपको यह भी लगता है कि जब ये मशीन के 10 साल पूरे हो जाएंगे तब भी मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू होगा, स्क्रैप वैल्यू जो होगा वो मशीन का होगा $10,000। मतलब लोहा उसका $10,000 में तब भी बिक जाएगा। एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल लिखा कि 10,100 डॉलर की मशीन खरीदी, 10 साल उसकी लाइफ है, और वो जब बिकेगी, जब लास्ट में स्क्रैप वैल्यू जो उसकी है वो $10,000 में तब भी बिक जाएगी, लोहे के भाव ही बिक जाएगी $10,000। ठीक है, अब इसका इस डेफिनेशन से क्या लिंक है जरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, इस डेफिनेशन में 3 चीजों का यूज किया गया, सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट और यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूजफुल पीरियड लाइफ है 10 साल, जो असेट है वो 10 साल तक चलेगा। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कि जो असेट की कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, लाइक जिस चीज को डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि 10,000 तो आपको वापस से मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आउटफ्लो रहेगा, नेट आउटफ्लो रहेगा वो 90,000 का। 1,00,000 यहां पे गए, 10,000 मिल जाएंगे, तो आपको डेप्रिशिएट कितने को करना चाहिए? 90,000 को। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो $90,000 यहां पे आपका क्या आ गया? Depreciable amount. Now the term here is systematic allocation. Systematic allocation का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में systematic allocation क्या होगी कि सिस्टमेटिकली आपको डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब यहां पे है कि आप 90,000 डिवाइडेड बाय 10 अगर करेंगे तो 9,000 आपका ईच ईयर का डेप्रिसिएशन बन जाएगा। पहले साल भी 9,000 का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल भी 9,000 का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल भी, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते हर साल असेट्स 9,000 से कम होता जाएगा, और एट द एंड आपके पास जो स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी वो 10,000 की आपके पास बच जाएगी, और उसको असेट को आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप असेट्स को 9,000 करते डेप्रिशिएट करते चले जाएंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट डेफिनेशन कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट्स ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ। तो ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है। और आपको यह भी पता है जो डेप्रिसिएशन लगता है वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। तो डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। सर क्या सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब हमेशा इक्वल होगा? जैसे यहां पे 90,000 डिवाइड बाय 10 किया तो 9,000 इक्वली अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमने कोई मशीन खरीदी जिसकी लाइफ ईयर्स में नहीं दी हुई, आवर्स में दी हुई है कि इतने घंटे मशीन चलेगी। तो आपको ये देखना है कि उस साल में कितने घंटे मशीन चली, उसके अकॉर्डिंग आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन को इक्वली स्प्रेड करना है। सो दैट इज व्हाई द टर्म हियर इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। यहां पे इक्वल एलोकेशन नहीं लिखा, यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया? सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो आपको ये देखना है कि आपके सिनेरियो के हिसाब से क्या आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर जो मशीन है वो बेस्ड ऑन द आवर्स है, तो कितने घंटे इस साल में यूज हुए, कितने घंटे अगले साल में यूज होंगे, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि लाइफ जो डेप्रिसिएशन है वो, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ। तो जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, और अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। ऑल्दो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है कि आपको ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ सिस्टमैटिकली एलोकेट करना है। टेंजिबल के लिए वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल के लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। जी चलिए अपने मेन कॉन्सेप्ट IAS 36 इंपेयरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इंपेयरमेंट का मतलब ही एसेट्स की वैल्यू में कमी आना है, बट इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में अलग क्या होता है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात इंपेयरमेंट की कर रहे हैं और बाद में इनको कंक्लूड करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर हमने देखे। तो इंपेयरमेंट जो है, बेसिकली इंपेयरमेंट के लिए जो थंब रूल है वो ये बताया गया है स्टैंडर्ड में कि किसी भी समय रिकवरेबल अमाउंट जो है, जो कैरिंग अमाउंट है असेट्स का,
और रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। आइए इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ते हैं और डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं कि जो ये स्टैंडर्ड है इंपेयरमेंट का, ये कहां किन किन एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किन किन के ऊपर नहीं होता, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्टैंडर्ड का जो थंब रूल है वो क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड में बताया गया है कि जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बात करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है फेयर वैल्यू। यस, लेस गोस टू सेल, लेस गोस टू सेल, और हमारा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज दोनों में से जो हायर हो वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है। पहले मैं इनका मतलब बताता हूं आपको। देखिए, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कि जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखा रहे हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है $1,00,000 और उसके ऊपर आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है 90,000 का। हाउ मच? सॉरी, 10,000 का। तो हमारी जो नेट बुक वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 90,000। तो 90,000 को हम क्या बोलेंगे? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज नथिंग, इट इज जस्ट कि आपकी बुक वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे असेट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, किस वैल्यू पे दिखा रहे हो, दैट इज योर कैरिंग वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू किसी भी हाल सूरत में रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देखिए, अल्टीमेटली पर्पस क्या है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा इसका। पहले बात करते हैं कि फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब है कि अगर हम असेट को बेचना चाहें तो मार्केट में कितने का बिक सकता है, मार्केट में कितने का बिक सकता है। मान लेते हैं एक हमारे पास असेट है वो 80,000 का बिक सकता है और उसको बेचने के लिए हमें ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, वो ब्रोकर के थ्रू बिकेगा और ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, लेट्स से 1,000। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 79,000। और वैल्यू न्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यू न्यूज का मतलब होता है कि आप एस्टिमेट करो कि अगर इस एसेट को बेचते नहीं हो, यूज करते हो, तो यूज करने से कितना आउटफ्लो जाएगा, कितना इनफ्लो आएगा, और नेट इनफ्लो जो है वो कितना आएगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू में यूजिंग द डिस्काउंट रेट आप उसको कैलकुलेट करो। अभी बताऊंगा डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि कितनी वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं ये वैल्यू हमारे पास आई 85,000। यस, 85,000। तो देखिए, अगर असेट को आज ही बेच दूं तो मुझे नेट मिलेंगे 79,000। अगर एसेट्स को यूज करता हूं तो मुझे मिलेंगे 85,000। तो मैं एसेट्स को बेचने और यूज करने में मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी मिल पाएगी? 85,000। 85,000 से ज्यादा मुझे पैसे नहीं मिल पाएंगे। $85,000 से ज्यादा मुझे अमाउंट नहीं मिल पाएगा। और मैं उसको अपनी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड कर रहा हूं? 90,000 का बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं। 90,000 का अमाउंट मुझे मैक्सिमम मिल सकता है 85,000 का। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल सकता है उस वैल्यू पे आप अपनी कैरिंग अमाउंट को ले आओ, उस वैल्यू पे अपनी कैरिंग अमाउंट को ले आओ। सो दैट इज 85,000। तो आप क्या करेंगे? 95,000 आपका जो कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट आपका 85,000 है, तो 5,000 से असेट की वैल्यू को आप इंपेयर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट। 5,000 से वैल्यू को डाउन कर देंगे असेट्स की, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके अभी डिटेल में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हम अभी पढ़ेंगे कि इंपेयरमेंट क्या होता है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्या होता है, सीजीयू क्या होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज। नाउ मैं कुछ एग्जांपल लेके आपसे चलता हूं और उन एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपना इंपेयरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए 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 फटाफट से करते हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करूं इस एग्जांपल के बाद कि किन किन एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, किन किन के ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। बहुत अच्छे से करना है ये स्टैंडर्ड। जी जी जी। देखिए, हमारे पास 3 एसेट है, ए, बी और सी। हमें इनकी कैरिंग अमाउंट दे रखा है, रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है और वैल्यू यूज दिया हुआ। तो मैं फटाफट से करता हूं। मैं यहां पे कैरिंग अमाउंट को लिख रहा हूं CA
रिकवरेबल अमाउंट को सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उसके बाद हमें दे रखा है वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन VIU। ओके, तो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज हमें दे रखा है। इसको मान लेते हैं 90, 115, 120, और दूसरे एग्जांपल में हम लेके चलते हैं 160, 125, 130। ये हमारा सेकंड एग्जांपल बी मशीन के लिए हो। थर्ड में 120, 100 और 95। जी, तो देखिए सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं ईच सिनारियो में। रिकवरेबल अमाउंट इस सिनारियो में इन दोनों का हायर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज दोनों में से हायर 120, सेकंड केस में 130 और थर्ड केस में 100। तो इन सबका हायर हमने ले लिया। उसको कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 90, यहाँ 160, यहाँ 120। तो इंपेयरमेंट कब होगा? जब हमारा कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से। इंपेयरमेंट कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से। तो पहले केस में कैरिंग अमाउंट कम है रिकवरेबल अमाउंट से, तो यहां पे इंपेयरमेंट नहीं होगा। दूसरे केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट होगा। और तीसरे केस में भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट होगा। तो फर्स्ट केस में इंपेयरमेंट नहीं होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट तो ऑलरेडी कम है रिकवरेबल अमाउंट से। दूसरे केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तीसरे केस में भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से। तो कितना कितना इंपेयरमेंट होगा? यहाँ पे 30 का इंपेयरमेंट होगा, और यहाँ पे 20 का, और यहाँ पे इंपेयरमेंट नहीं होगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स एक बड़ी यूनिक बात बताता है कि किसी भी समय जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ऐसा सिनारियो है तो कृपा करके प्लीज 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 उसको इंपेयर कर दीजिए, क्योंकि कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। सिंपल सा फंडा ये है। बात करते हैं कि ये IAS 36 किन किन असेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये सभी असेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे असेट्स भी हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो याद रखिए, सबसे पहले असेट्स है फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स जो हमारे कवर होते हैं IFRS 9 के अंदर। फाइनेंशियल असेट्स जो हमारे कवर होते हैं IFRS 9 के अंदर, उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता क्योंकि वहां पे इन एसेट्स की ट्रीटमेंट को वहां पे अच्छे से बताया गया, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। देन उसके बाद IAS 40 जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो हमारा स्टैंडर्ड है, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो, तब भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, तब भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। थर्ड एलिमेंट IFRS 5 नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ये स्टैंडर्ड मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ ही दिनों में, जल्दी से ये दोनों स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे जहां पे इन स्टैंडर्ड्स के बारे में चर्चा होगी। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि नॉन करंट असेट्स जो हेल्ड फॉर सेल है उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, IAS 36 अप्लाई नहीं होता। इन सभी स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे और डिटेल से इनको स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। देन IAS 2 के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है, तो आप प्लीज इसको देखिएगा जरूर। IAS 2 इन्वेंट्रीज के बारे में बात करें तो इन्वेंट्रीज के ऊपर भी इंपेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई नहीं होता। तो मैं इसके अलावा भी कुछ और स्टैंडर्ड भी हैं जैसे IAS 12, IAS 19, तो बट मैं मेनली इनके बारे में बात करूं कि फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। देन नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के ऊपर नहीं होता। देन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है और इन्वेंट्रीज है उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन स्टैंडर्ड में हम कहीं ना कहीं एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो और ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली वहां पे इस चीजों को डील कर लेते हैं। वहां पे रियलिस्टिक वैल्यू ऑलरेडी बुक्स में आ जाती है, इसलिए अलग से इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाकी सभी एसेट्स के ऊपर ये IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। आई होप आपको स्कोप समझ में आ गया होगा कि ये IAS 36 कहां कहां पे अप्लाई होता है, कहां कहां पे नहीं होता। जी सर, हमें समझ में आ गया, पर ये बताइए ये हमें पता कैसे लगा गया कि ये चीज हमें चेक करनी है, रिव्यू करना है? क्या हमें हर साल ये चेक करना है या कुछ स्पेसिफिक सालों में, या कुछ स्पेसिफिक चीज होगी जिससे हमें पता लगेगा कि ये हमें रिव्यू करना है या नहीं करना? इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर ये है कि हम डॉक्टर पे कब जाते हैं, डॉक्टर हमारा रिव्यू, डॉक्टर हमारा चेकअप कब करता है? जब हमें कोई ना कोई दिक्कत होती है।
बुखार आ गया, है ना, कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो दीज आर द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जब आते हैं तो डॉक्टर पे जाते हैं, तो डॉक्टर रिव्यू करता है कि आपको मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी आपको कुछ इंडिकेटर देखने हैं। अगर वो इंडिकेटर आते हैं, अनफेवरेबल इंडिकेटर्स हैं वो, देन आपको ये रिव्यू करना है, जहां पे कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ जाती है तब इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए पहला स्टेप होगा इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रिव्यू नहीं होगा, तो रिव्यू नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है बताऊंगा, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अगर इंडिकेटर नहीं है रिव्यू नहीं होगा, इंडिकेटर नहीं है रिव्यू नहीं होगा। अगर इंडिकेटर है तो ये रिव्यू होगा, इंडिकेटर है तो ये रिव्यू होगा, और रिव्यू में फिर देखेंगे कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या कम। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट होगा, कैरिंग अमाउंट कम है तो इंपेयरमेंट नहीं होगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपके साथ इंडिकेटर्स डिस्कस करता हूं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में इंपेयरमेंट का रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं रिपीट करता हूं कि ये एनुअल एक्सरसाइज नहीं है इंपेयरमेंट रिव्यू करना। 3 ऐसे केसेस है जहां पे हम एनुअली करेंगे, उसके अलावा हम ये एनुअल एक्सरसाइज नहीं है। ये डिपेंड करता है इंडिकेटर्स के ऊपर। पहले मैं इंडिकेटर जो है उनको डिस्कस करता हूं, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं कंक्लूड करूंगा। तो अभी कहीं जाना नहीं है आपको, मैं एक बार इसको फटाफट से मिटे देता हूं, रब कर देता हूं, और इस इंडिकेटर वाले पार्ट को हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 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 चलिए। इंडिकेटर 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 क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जी दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल। चलिए पहले इंटरनल के बारे में बात करते हैं, फिर एक्सटर्नल के ऊपर आ जाएंगे। पहला इंडिकेटर, 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे इनके, ठीक है जी। मेनली 3 पॉइंट्स इसमें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल इंडिकेटर क्या होते हैं कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि असेट डैमेज हो चुका है, एक ऐसा एविडेंस कि जिससे आपको पता लगे कि जो असेट है वो आपका डैमेज हो चुका है। अगर डैमेज हो चुका है देन दिस इज एन इंडिकेटर की असेट्स की जो इंपेयरमेंट है वो हो सकती है, तो उसका रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई असेट यूज कर रहे हैं और मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट का काम है और आपके ट्रांसपोर्ट में ट्रक्स यूज होते हैं और ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है जी। एक्सीडेंट इतना मेजर हुआ कि जो ट्रक है वो बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, और अगर आप उसको बेचने जाओ तो आपको शायद ही 10% ऑफ द वैल्यू मिले, और अगर उसको यूज करो और तब भी कुछ यूज हो नहीं पाएगा इनफैक्ट। तो आपका बुक्स में तो नया ट्रक था, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है बट रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हो सकता है इंपेयरमेंट हो। दिस इज एन इंडिकेटर, बट आपको चेक करना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग की कैरिंग अमाउंट कितना और रिकवरेबल अमाउंट। इसी तरह से मशीन यूज कर रहे थे तो मशीन डैमेज हो गई है, आग लग गई है, तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। सेकेंड इंडिकेटर है कि चेंज इन द वे, चेंज इन द वे। जैसे कोई व्हीकल हम लेके आते हैं, ठीक है, नया नया व्हीकल है, या कोई मशीन लेके आते हैं, नई नई मशीन है, उसमें 2 मोड होते हैं स्टार्ट करने के। एक हो गया ऑटोमेटिक मोड और एक मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में एक आदमी आता है, वो फटाफट से मशीन को चलाता है और मशीन फिर चलती है। ऑटोमेटिक में एक बटन दबाया और मशीन चल के तैयार। मशीन आप यूज करते जा रहे थे, ऑटोमेटिक मोड में बढ़िया चल रही थी, बट यूज करते करते उसका वो वाला मोड खराब हो गया। अब मशीन ऑटोमेटिकली मोड में नहीं चलती या बटन दबा के नहीं चलती, आपको उसको कुछ मैनुअल एफर्ट्स लगा के ही मशीन चलती है, और उसमें भी बीच बीच में रुक जाती है, आवाज करने लग जाती है। तो दैट्स कॉल्ड चेंज इन द वे ऑफ यूजिंग द मशीन। जिस तरह से मशीन आप यूज कर रहे हैं वो अब चेंज हो चुका है। पहले तो ऑटोमेटिकली बटन दबाया, बात खत्म। आप पहले उसको मैनुअली करो, पहले उसकी कैपेसिटी थी कि 4 घंटे मशीन बगैर किसी रुकावट के चल जाती थी, अब हर आधे आधे घंटे बाद मशीन बंद हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मशीन में जो है वो कमियां आने लग गई हैं, मशीन यूज करते करते आपकी एकदम से खराब होने लग गई है। तो दैट इज एन इंडिकेटर कि उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका है और आपको उसका इंपेयरमेंट रिव्यू करना चाहिए। तो पहला पॉइंट था डैमेज का, दूसरा पॉइंट था चेंज इन द व्यू, और तीसरा जो पॉइंट आता है
जो आपकी इंटरनल रिपोर्टिंग से हमें पता लगता है, इंटरनल रिपोर्टिंग से हमें पता लगता है कि जो मशीन है वो इकोनॉमिकली अब वाइबल जो है, जो इकोनॉमिकली अब परफॉर्मेंस मशीन की अच्छी नहीं है। इंटरनल रिपोर्ट से पता लग रहा है कि मशीनें पहले तो हजार हजार प्रोडक्ट बना देती थी, अब वो 100 प्रोडक्ट भी नहीं बना पा रही। तो इंटरनल रिपोर्टिंग से आपको पता लग रहा है कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है मशीन की वो पुअर है। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन में हो सकता है अब वो रिकवरेबल अमाउंट उसका ज्यादा ना हो कैरिंग अमाउंट से, देन आपको इसको रिव्यू करवाना चाहिए। तो आई होप ये आपको इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर समझ में आए होंगे। एक्सटर्नल सॉरी एक्सटर्नल इंडिकेटर में बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि मार्केट वैल्यू जो है असेट्स की वो एकदम से धड़ाम से गिर गई है, मोर देन एक्सपेक्टेड जो है वो असेट्स की वैल्यू जो है वो गिर गई है। आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद कॉम्पिटिटर ने एक बढ़िया प्रोडक्ट निकाल दिया तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू गिर गई है, या इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट नए एडॉप्शन, इनोवेटिव प्रोडक्ट, एआई वाले प्रोडक्ट आ गए हैं, उसकी वजह से आपकी मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की डाउन हो गई है। तो दिस इज एन इंडिकेटर एंड एग्जांपल। देन द नेक्स्ट पॉइंट कुड बी टेक्नोलॉजी में जो चेंज आया, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आजकल जो हमारे टेक्नोलॉजी, एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड ना हो गया हो, तो अगर ऐसा कोई सिनारियो है देन आपको श्योरली उसको इंपेयरमेंट रिव्यू उसका करना जरूरी है। थर्ड एलिमेंट आता है इसमें, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इसका मतलब है डिस्काउंट रेट भी आपके बढ़ गए। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे ये एक इंडिकेटर है कि असेट्स की वैल्यू कम हो गई है, कैसे ये एक इंडिकेटर है कि असेट्स की वैल्यू कम हो गई है। अभी इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, बट आई एम श्योर ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि इंटरनल में अगर एसेट डैमेज हो जाए, उसका वे चेंज इन वे हो जाए, इंटरनल रिपोर्टिंग से पता लग जाए कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है एसेट की, या फिर मार्केट वैल्यू मोर देन एक्सपेक्टेड जो है वो डाउन हो जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट्स को मैं भी थोड़ी देर में एक एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर बाकी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जी 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 बिल्कुल। तो सर एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको पहले हटा देता हूं, इन पॉइंट्स को आपसे फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं और फिर हम इस पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे अभी, और कुछ एग्जांपल की मदद से भी करेंगे। चिंता मत कीजिए, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा आपको। देखिए, अगर इंटरनल इंडिकेटर, तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के इंडिकेटर है जी। ईच रिपोर्टिंग डेट को आपको ये चेक करना है, क्या ये इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, हां या ना। अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं तो इंपेयरमेंट रिव्यू होगा, अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं तो इंपेयरमेंट रिव्यू होगा, अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करते तो इंपेयरमेंट रिव्यू नहीं होगा। इंडिकेटर कब चेक करने हैं? ईच रिपोर्टिंग डेट पे, ठीक है जी। अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं तो रिव्यू करो, नहीं करते तो मत करो, सिंपल। तीन चीजें ऐसी हैं जहां पे फर्क नहीं पड़ता इंडिकेटर है या नहीं है। जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिकेटर है या नहीं है, आपको एनुअल रिव्यू करना पड़ेगा, एनुअली चेक करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को। वो तीन इंडिकेटर्स क्या, वो तीन पॉइंट्स क्या क्या है? पहला, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो आपने गुडविल एक्वायर किया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वो फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इंडिकेटर है या नहीं है, ये तो आपको हर साल हर रिपोर्टिंग डेट पे एनुअली इसको आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इंटेंजिबल एसेट्स है, इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। और थर्ड पॉइंट है, अगर इनटेंजिबल एसेट्स नॉट अवेलेबल फॉर यूज अभी है। इन तीन सिनारियोज में फर्क नहीं पड़ता कि इंडिकेटर है या नहीं है, एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू होगा।
इन 3 पॉइंट्स के अलावा आपको चेक करना है ईच रिपोर्टिंग डेट पे क्या इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इफ द आंसर इज यस, देन आपको चेक करना है अपना एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू। ये 3 पॉइंट देखिए बेसिकली क्या है, गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया, इंटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, और इंटेंजिबल एसेट जो नॉट अवेलेबल फॉर यूज है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए तो इन तीनों पॉइंट्स के तीनों चीजों के ऊपर अमोर्टाइजेशन नहीं होता, अमोर्टाइजेशन नहीं होता क्योंकि गुडविल के को हम अमोर्टाइज नहीं करते। इंटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, जब लाइफ ही नहीं पता तो अमोर्टाइज क्या करेंगे। और नॉट अवेलेबल फॉर यूज, अभी अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है तब अमोर्टाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि इन तीनों चीजों के ऊपर अमोर्टाइजेशन नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि इनका जो इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो पर्टिकुलर ईयर में क्या है, क्या इनकी वैल्यू सेम है या कम हुई है। इसीलिए स्टैंडर्ड में इन तीनों की एक्सेप्शन दी गई कि इनका एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू चेक करना है, इनका एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू चेक करना है। इसके अलावा बाकी असेट्स के लिए एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू चेक नहीं करना, उनके लिए इंडिकेटर्स होंगे तभी एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू देखना, अदरवाइज नहीं देखना। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं अब आपके साथ कुछ एग्जांपल लेके आया हूं, वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे चर्चा को। ठीक है जी, जी बिल्कुल। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, अच्छे से इसको साफ कर देते हैं। देखो जी, अब मुझे एक बात बताइए आप, हमारा इंपेयरमेंट का जो रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट है वो किस तरह से होगा। रिकॉग्निशन और उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट किस तरह से होगा इसके बारे में बात करते हैं। हमें यह पता लग गया कि इंडिकेटर है, इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहा है, हमने रिव्यू कर लिया। रिव्यू में यह पाया कि जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, असेट्स की वैल्यू को कम कर देंगे। ठीक है जी। अब जब असेट्स की वैल्यू कम करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे, असेट्स को कर देंगे क्रेडिट। क्या करेंगे, असेट्स को कर देंगे क्रेडिट, असेट्स को कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे हम इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, और इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, और असेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस आपका डेबिट होगा और असेट्स क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन में भी यही कर रहे थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर रहे थे और असेट्स या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे थे। तो एंट्री वाइज, इंपैक्ट वाइज डेप्रिसिएशन और जो हमारा इंपेयरमेंट है सेम है। कैश फ्लो में भी दोनों का सिमिलर इंपैक्ट है क्योंकि दोनों नॉन कैश आइटम है। तो याद रखिएगा दोनों नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन के लिए इंडिकेटर की बातें नहीं होती थी, डेप्रिसिएशन तो सिस्टमेटिक एलोकेशन था, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम एक्सपेंसेस को लेके आ रहे थे सिस्टमेटिकली। बट यहां पे जब इंडिकेटर एग्जिस्ट होगा तभी आपको इंपेयरमेंट लगाना है, अदरवाइज इंपेयरमेंट नहीं लगाना, एक्सेप्ट 3 थिंग्स। और इंपेयरमेंट का रिव्यू करना है इनफैक्ट, और रिव्यू में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाती है तभी इंपेयरमेंट करना। हालांकि एंट्री वाइज दोनों की एंट्री सिमिलर ही है, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी सेम ही आ रहा है, इंपेयरमेंट का भी सेम आ रहा है, बट लॉजिकली और कंसेप्चुअली दोनों डिफरेंस है। आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा जी। सर एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई असेट्स हमने पहले से रिवैल्यूएशन किया हुआ है, उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए IAS 16 को फॉलो करना। IAS 16 पे बहुत ही जल्दी वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को बहुत डिटेल में बताया गया। जो IAS 16 है वो मेरे वैसे भी दिल के बहुत करीब है, बताऊंगा जब मैं वो स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगा। उसके ऊपर काफी डिटेल में प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है, काफी असाइनमेंट किए हुए हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में डिस्कशन वहां करेंगे। बट अभी एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो पहले उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कीजिए, इंपेयरमेंट के टाइम उस रिजर्व को यूज कीजिए और डेबिट कीजिए, और उसके बाद
अगर फिर भी कुछ अमाउंट आपको चाहिए तो वो प्रॉफिट और लॉस से आप ले सकते हैं, इंपेयरमेंट से, एंड देन क्रेडिट कीजिए असेट से। तो ये मैंने एंट्री लिख दी है, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी ये वाली एंट्री, एक एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। बट कहने का मतलब यह कि जो इंपेयरमेंट होती है वो प्रॉफिट और लॉस से होती है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात, अगर रिवॉल्यूशन सरप्लस पड़ा हुआ तो पहले उसको यूटिलाइज कीजिए और बैलेंस अमाउंट के लिए प्रॉफिट और लॉस को यूज कीजिए, और दोनों का टोटल से आपका असेट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके साथ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी सर, एग्जांपल करते हैं। 1 मिनट में इसको रब कर दूं जरा। सर कर दो, 1 मिनट दो बस मुझे। इसको हम करते हैं साफ। बहुत ही बढ़िया। कई बार हमें जुगाड़ करने पड़ते हैं, हमारा डस्टर काम नहीं आ रहा था, तो डस्टर से अच्छी तरह से साफ ही नहीं हो रहा था, मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए, उन एग्जांपल्स को यहां पे लिखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल यहां पे लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ये हमारा साल का स्टार्ट है, ईयर का स्टार्ट, ये हमारा ईयर का एंड मान लेते हैं। यहां पे एक गाड़ी थी हमारे पास, उस कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और अब वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। और अगर यूज करना भी चाहो तो अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ $1000 ही आपको मिल पाएंगे, आपको $1000 ही मिल पाएंगे। बट जो कार थी वो क्लासिक कार थी, बढ़िया कार थी, पुरानी एंटीक बढ़िया कार, क्लासिकल कार थी। और अगर इसको मार्केट में बेचना चाहोगे, यूज तो नहीं हो पाएगी बट हाँ उसको एज ए शो पीस आप रख सकते हो, आपको मिलेंगे $3000, $3000 मिलेंगे आपको। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक गाड़ी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जब उसको बेचने जाएंगे तो $3000 मिल जाएंगे, और अगर यूज करेंगे तो $1000 मिलेगा जी। यहां पे कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है हमें $7000 का, इस दिन का ओपनिंग कैरिंग अमाउंट हमें दिया हुआ है $7000 का, और जो असेट्स की लाइफ बताई गई है वो करीब करीब हमें बताई हुई है 7 ईयर्स। तो असेट जो चलेगा वो 7 साल तक चलेगा, यहां से लेके यहां तक 7 साल है, यहां से लेके यहां तक 1 ईयर है, ठीक है जी। क्योंकि मेरे बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है तो मैं आगे नहीं जा सकता, यहां से यहां तक 1 ईयर है और यहां से यहां तक 7 ईयर है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब आपको बताना है कि इस दिन की इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा, इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिकवरेबल अमाउंट देख लेते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है। रिकवरेबल अमाउंट होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज विच एवर इज लोअर। नहीं सर, हायर, हायर था ना, हाँ दोनों का हायर दैट इज $3000, दोनों का हायर दैट इज $3000। अब कैरिंग अमाउंट बताओ कितना हुआ, कैरिंग अमाउंट तो आप ही बताओगे सर। 7000, यहां पे क्वेश्चन में लिखा है 7000 है ना, यस नो, कैरिंग अमाउंट 7000 ओपनिंग का है, क्लोजिंग का कैरिंग अमाउंट कितना होगा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 7000 डिवाइड बाय 7 साल, 1000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ, तो यहां डेप्रिसिएशन लग गया 1000। तो अब इस असेट्स में से 7000 में से 1000 कम हो गए, कितने की कैरिंग अमाउंट आ गई, 6000 की। तो कैरिंग अमाउंट शुड बी $6000 ओनली। तो आपका इंपेयरमेंट कितने से होगा बताओ, इसमें क्या है, ये तो पता है हमें, हाँ हाँ पता है आपको,
$3,000 इंपेयरमेंट होगा 3,000 से, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज हायर देन दी रिकवरेबल अमाउंट। और एंट्री भी बता दो। सर एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस यानी कि इंपेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट टू कार अकाउंट टू असेट अकाउंट। यस, 3,000 से अपने असेट्स की वैल्यू को कम कर देंगे। होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। जी आगे बढ़े, चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं हम। हटा दो इसको, हटा दो हटा दो हटा दो। और अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, है ना, रिवाइंड कर लेना। चलो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। आज तो एग्जांपल लिख के लाया हूं आपके लिए, मेहनत करके आया हूं, ऐसे नहीं आया। प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको परचेज किया था हमने $300K। इसको परचेज अब किया, उसके बाद हमने इसको रिवैल्यू कर दिया। रिवैल्यू का कॉन्सेप्ट में फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि इसको मैं IAS 16 में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत तसल्ली से डिस्कस करूंगा। अभी आप समझ लिए कि मार्केट वैल्यू इसकी थी 5 लाख, तो हमने इसको रिवैल्यू कर दिया 5 लाख पे। तो जब इसको रिवैल्यू करते हैं, असेट्स को जब रिवैल्यू करते हैं तो हम असेट्स को डेबिट कर देते हैं और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका पार्ट होता है? OCI का। मैं अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा हूं कि क्या होता क्या है एक्चुअली में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट होता है, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो आपने जब 3 लाख से 5 लाख का इसको रिवैल्यू किया होगा तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में या OCI में 2 लाख का क्रेडिट आ गया होगा। 2 लाख का क्रेडिट आ गया होगा, तो हमने यहां पे लिख दिया कि हमारे पास 2 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अभी कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करने का समय नहीं है, इसको बाद में करेंगे जब मैं IAS 16 कराऊंगा, बहुत तसल्ली से कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। नाउ कैरिंग अमाउंट दे रखी है हमें 4,60,000 460K। देन रिकवरेबल अमाउंट आपको दे रखा है 200K। अब बताओ इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा? इंपेयरमेंट होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल से। तो कितने से होगा? इंपेयरमेंट होगा जी 260K से। वेरी गुड। सर एंट्री भी बता दो, सर एंट्री भी बता दो। लो डियर, आपके लिए तो जान तो नहीं हाजिर, बस एंट्री बता देता हूं। इंपेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट 260K और क्रेडिट किसको करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर देंगे, है ना, असेट्स को क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही आपने एंट्री करी वैसे ही लग जाएगा कांटा। क्यों? आपने तो यह बताया था कि P&L को डेबिट करना है और असेट्स को क्रेडिट करना है। मैंने यह भी तो बताया था कि अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, पहले उसको यूज करो। हाँ जी, तो पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस को करेंगे या OCI को करेंगे डेबिट। कितने से? OCI को डेबिट किया कितने से बताओ भैया? जितना पड़ा हुआ है 200K। और अब जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट एक्सपेंसेस है P&L से वो यूज करो, दैट इज 60K। तो नेट एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना पड़ा हुआ है पहले उसको यूज करो, इंपेयरमेंट एक्सपेंस को यूज करो, एंड देन प्रॉपर्टी जो है आपकी उसको क्रेडिट करो, असेट्स को क्रेडिट करो 260K से। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस इस असेट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको यूटिलाइज किया। आई होप यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक आखिरी एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट छुड़वाया भी था इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, तो उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। और ये आज की वीडियो का लास्ट एग्जांपल है, फिर हम समराइज कर लेंगे जो आज डिस्कस किया। और कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के बारे में, कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में, और वहां पे हम अपने इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। चलिए फटाफट से इस एग्जांपल को भी लिखते हैं। मैं पहले हटा दूं, यहां से हटा दो।